देखिए, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन से हमें ये स्पष्ट हो चुका था पहले चैप्टर से कि अब सिर्फ अंग्रेज बचे हैं। फ्रेंच अपनी जो भी लड़ाइयाँ लड़नी थी वो लड़ चुकी हैं। डेनिश, डच, पुर्तगीज, ये सब के सब जो है भारत में या तो सिमट के रह गए हैं या फिर भारत से पलायन कर गए हैं। अब अंग्रेज़ों के पास तत्कालिक समय में जो बाधाएं थी उनके सामने, वो थे एक मुग़ल साम्राज्य, एक मराठा, ठीक है, साथ में मैसूर में देखेंगे टीपू सुल्तान, आपका बंगाल में देखेंगे और पंजाब में देखेंगे सिख साम्राज्य। तो ये जो बड़े बड़े जो साम्राज्य रहेंगे, साथ में हैदराबाद के निज़ाम को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ था, यानी कि देखा जाए तो इनको तीन चीज़ों में बांट के देखेंगे अब अंग्रेज, एक मुग़ल साम्राज्य को, एक मराठों को और एक तीसरा जो स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ था। इन सभी के ऊपर ओवरकम करने के बाद, यानी इन सबों को पराजित करने के बाद अब ये अच्छे से अपना रूल लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम इन देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य जो इतना बड़ा साम्राज्य था, उसका पतन कैसे हुआ, उसका विघटन कैसे हुआ, पतन तथा विघटन कैसे हुआ, इसको हम देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 3 मार्च 1707 ईस्वी को, जो अहमदनगर में हो गई, ठीक है। उस समय उसके 3 पुत्र जीवित थे, एक मुअज्जम, दूसरा आजम और तीसरा कामबख्श। औरंगजेब राज्य के बंटवारे के लिए वसीयत लिख गया था, जिससे उत्तराधिकारी का युद्ध न हो। ये जानता था कि पहले से ही, चाहे वो शाहजहां मरे, चाहे जहांगीर मरे, शाहजहां मरे या फिर कोई भी जो मरा है, उसके बाद से उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ है। औरंगजेब खुद ही उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ के जो है अपनी गद्दी को प्राप्त किया था। तो ये नहीं चाहता था कि आगे मेरे जो पुत्र हैं वो भी आपस में लड़ें, और इस वजह से ये उत्तराधिकारी का युद्ध न हो, इसलिए ये वसीयत लिख गया था। वसीयत के अनुसार उसकी इच्छा थी कि उसके बड़े बेटे का नाम क्या है, मुअज्जम, ठीक है। मुअज्जम को 12 सूबे मिले तथा उसकी राजधानी दिल्ली हो, ठीक है। यानी दिल्ली उसने किसको देने की सोचा था, मुअज्जम को। मुहम्मद आजम को आगरा, आजम और से आगरा, दक्कन तथा दक्कन के सूबे, यानी दक्कन के जो प्रांत थे जो औरंगजेब ने जीते थे, मालवा तथा गुजरात मिले, तथा उसके सबसे छोटे बेटे कामबख्श को बीजापुर तथा हैदराबाद के सूबे मिले, यानी कि सबसे दक्षिण में कामबख्श को, ठीक है। बीच वाला पार्ट आगरा, दक्कन के सूबे मालवा और गुजरात, ये आजम को। और जो ऊपर का क्षेत्र था, यानी दिल्ली है, उसके दिल्ली के ऊपर का, ये सब जो है, और साथ में 12 सूबे, ये मुअज्जम को देके ये अपने वसीयत में लिख के गया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम अफगानिस्तान में जमरूद नामक स्थान पर था। अब तीनों का लोकेशन बताएगा कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 को, तो ये तीनों कहाँ कहाँ थे। तो मुअज्जम था आपका अफगानिस्तान में, आजम था अहमदनगर में, ठीक है, जहाँ पे मृत्यु हुई थी औरंगजेब की, अहमदनगर वहीं पे आजम था, तथा कामबख्श बीजापुर, जहाँ पे ऑलरेडी कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद देने की ही बात की गई थी। और देखा जाए तो तीनों अपने अपने जगह पे ही थे, जहाँ पे औरंगजेब ने जो जो क्षेत्र इनको दिया था वो अपने अपने क्षेत्र में ही थे। मुअज्जम सीधा दिल्ली आया, रास्ते में ही लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। लाहौर में ही इसने अपने आप को जो है, जो सबसे बड़ा बेटा था मुअज्जम ने अपने आप को बोला कि मैं जो हूँ आज से बहादुर शाह के नाम से जो है अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। बहादुर शाह के बेटे अजीम उस शान और इसका जो बेटा होता है, जो सबसे बड़े यानी मुअज्जम का जो बेटा होता है अजीम उस शान, इसने आगरा पर अधिकार कर लिया। जो आगरा आजम को देने की बात कही गई थी, यानी कि बीच वाले बेटे को देने की बात कही गई थी औरंगजेब के द्वारा, उस पे औरंगजेब के बड़े बेटे के बेटे ने, यानी कि मुअज्जम के बेटे ने, यानी मुअज्जम यानी बहादुर शाह, तो बहादुर शाह के बेटे ने आगरा पे अधिकार कर लिया। कामबख्श ने बीजापुर में अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया, यानी कि जाहिर सी बात है, इसको जो दिया गया था वसीयत में, इसने वहीं पे अपने आप को बादशाह घोषित किया। आजम ने आगरा पर अधिकार करने के लिए आगरा के पास जजाऊ में शिविर लगाया, यानी आगरा में जो ऑलरेडी वसीयत में लिखा गया था औरंगजेब की वसीयत में कि आगरा आजम को दिया जाएगा, लेकिन हालांकि आगरा पे अब अधिकार अजीम उस शान ने कर लिया था। इस वजह से आगरा के पास जजाऊ के पास इसने अपना शिविर लगाया, सैनिकों का एक शिविर लगाया। और फिर जजाऊ का युद्ध होता है 18 जून 1707 ईस्वी को।
इस युद्ध में बहादुर शाह ने आजम को पराजित कर मार डाला। यानी जाहिर सी बात है, जो बड़े बेटे थे, बड़े बेटा था, इसको बड़े बेटे ने, जिसके बहादुर शाह कौन था, मुअज्जम था, ठीक है, मुअज्जम। मुअज्जम ने आजम को एक तरह से पराजित कर मार डाला। इसमें आजम के 2 पुत्र भी मारे गए। यानी कि अब जो आगरा का, दक्कन के सूबे, मालवा, गुजरात, ये जो प्रांत दिए गए थे आजम को, ये सब अब किसके हाथ में चले जाएंगे, बहादुर शाह के हाथ में चले जाएंगे। फिर बीजापुर का युद्ध होता है, क्योंकि बीजापुर पे किसने बादशाह घोषित किया था अपने आप को, कामबख्श ने। ये जनवरी 1709 ईस्वी को युद्ध होता है। यह युद्ध बाद बहादुर शाह और कामबख्श के बीच होता है। कामबख्श घायल हुआ और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। कामबख्श का पुत्र भी इसमें मारा गया। यानी कि अब देखा जाए तो एक ही पुत्र बचता है, वो है मुअज्जम, यानी कि बहादुर शाह। मुअज्जम कह लीजिए, बहादुर शाह कह लीजिए, बात एक ही है। यानी धीरे धीरे अपने दोनों भाइयों को जो है पराजित करके मार डालता है और उनके पुत्रों को भी मार डालता है। बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं। बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम भी इसे कहा जाता है, 1707 से लेके 1712। एक अन्य उपाधि इसको दिया गया था, शाह बेखबर, क्योंकि इसको साम्राज्य में क्या हो रहा है इसको इसकी खबर ही नहीं होती थी। खफी खां ने इसको शाह बेखबर के नाम से जो है बोला है कि ये शाह बेखबर जो है उपाधि खाफी खां ने दिया था इसको। उत्तराधिकारी की युद्ध में 63 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। यानी देखा जाए तो मुअज्जम कह लीजिए, शाह आलम प्रथम कह लीजिए, ठीक है, तो ये विजयी रहता है। वह विद्वान, आत्मगौरवपूर्ण और योग्य था। उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीतियों तथा कदमों से कुछ को बदल दिया, ठीक है, कदमों में से कुछ कदमों को जो है बदल दिया। यानी जाहिर सी बात है कि वो जो है कट्टर मुसलमान था, ठीक है, औरंगजेब। और इस वजह से इसने क्या किया कि यानी कि वो मुसलमानों तक ही अपने आप को सीमित रखा और मुसलमान के शरीयत के कानूनों को ही पालन किया, और जो हिंदुओं के पक्ष में जो भी धार्मिक कानून थे उसको ख़त्म कर दिया था उसने। तो ये क्या करता है, जब बहादुर शाह प्रथम आता है तो ये जो संकीर्णतावादी नीति जो सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित थी उसको इसने हटाया। उसमें से कुछ जो है स्टेप्स को, कुछ प्रशासनिक नीतियों को उसने बदला। उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाया। आरंभ में उसने आमेर और मारवाड़ के राजपूतों पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की, क्योंकि ये बगावत कर सकते थे। आमेर और मारवाड़, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आमेर पे कौन सा था, जयसिंह थे, जबकि मारवाड़ पे जो हो जाएंगे, मारवाड़ पे आपके अजीत सिंह हो जाएंगे। तो इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर से जयसिंह को हटाया और जयसिंह को हटा के उसके छोटे भाई विजय सिंह को बैठा दिया। यानी आमेर में इसने गड़बड़ी कर दी। दूसरी चीज़ अब मारवाड़ में देखेंगे तो मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह। अजीत सिंह को मुग़ल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश किया। उसने आमेर और जोधपुर, यानी देखा जाए तो मारवाड़, आमेर और जोधपुर शहरों में फौजी डेरा जमाने की कोशिश भी की, किंतु इसका कड़ा प्रतिरोध हुआ। अतः उसने दोनों राज्यों से तुरंत समझौता कर लिया। जब देखा कि हम इससे जो है इसको पार नहीं कर पाएंगे, यानी हम इन दोनों को पराजित कर पाना या फिर इसके विद्रोह को दबा पाना मेरे बस की बात नहीं है, तो उसने क्या कर लिया, दोनों से समझौता कर लिया। और राजा जयसिंह और राजा अजीत सिंह को अपने राज्य तो फिर से मिल गए, परंतु उच्च मनसबों तथा मालवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदारों के ओहदे की मांग नहीं मानी गई। मालवा का मांग रहे थे जयसिंह। जयसिंह कह रहे थे कि मालवा मुझे दे दिया जाए। अजीत सिंह बोल रहे थे कि गुजरात का जो है सूबेदार मुझे मान लिया जाए। तो इनकी मांग जो थी उसको नहीं माना गया। अजीत जयसिंह को बोला गया कि देखो जी, विजय सिंह को हम हटा देते हैं, जिसको हम बैठाए थे, अब तुम ही जो है अब राजा रहोगे, ठीक है। जयसिंह को ही राजा मान लिया गया और अजीत सिंह को मारवाड़ का मान लिया गया। मराठा सरदारों के प्रति उसकी, अब देखिए हर एक क्षेत्र में, यानी राजपूतों के साथ इसने क्या संधि किया है उसको देख लिए हम। अब फिर मराठों के साथ इसकी हर एक के साथ करेगा, ठीक है। जितने भी तत्कालिक समय में जो प्रमुख सरदार या फिर जो है राजा रहेंगे उनके साथ ये समझौता करेगा। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को देख लिया।
जब भी कोई नया मुगल बादशाह बनेगा तो उसके पास तीन चार रणनीति रहेगी कि हम राजपूतों के साथ कैसा संबंध बनाएं, मराठों के साथ जो तत्कालिक समय में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे हुए थे तो इनके साथ कैसा संबंध बनाया जाए, जो राज्य तत्कालिक समय में स्वतंत्र घोषित किए थे अपने आप को उनके साथ कैसा संबंध बनाया जाए। और यही हर एक, चाहे मुअज्जम यानी बहादुर शाह की बात कर लें या इसके बाद जहांदार शाह आ जाएंगे, फर्रुख सियर या फिर जो है आपका मोहम्मद शाह रंगीला, सबके साथ हम इन सबों के साथ यानी कि इन इन जितने भी मुग़ल शासक आएंगे, मुग़ल बादशाह आएंगे, वो सब इन सबों के साथ जो है कुछ ना कुछ समझौता करेंगे। राजपूतों के साथ, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, राजपूतों के साथ, मराठों के साथ और जितने भी स्वतंत्र अपने आप को सरदार घोषित किए हैं कि ये जो प्रांत हमारा स्वतंत्र है, उन सबों के साथ ये करेंगे। मराठा सरदारों के प्रति उनकी नीति अस्थिर रही। उसने उन्हें दक्कन की सरदेशमुखी दे दी मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया। ध्यान रखिएगा, ये हालांकि अभी जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमज़ोर तो हुए हैं मुग़ल, लेकिन इतने कमज़ोर नहीं हुए हैं, इसीलिए सारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जयसिंह की मांग जो थी, आमेर के राजा जयसिंह की मांग थी कि हमें आमेर तो मिल ही जाए लेकिन मालवा भी मिल जाए, तो मालवा इनको नहीं दिया जाएगा। अजीत सिंह की मांग थी कि देखिए मारवाड़ तो है ही हमारे पास, गुजरात भी दे दिया जाए, तो गुजरात की मांग नहीं मानी गई। मराठों का था कि हमें सरदेशमुखी के साथ साथ चौथ भी चाहिए, तो सरदेशमुखी दे दिया गया लेकिन चौथ नहीं दिया गया। उसने साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना, और जब विधिवत राजा नहीं मानेगा तो जब ये जाएंगे तो मराठा में ऑलरेडी ताराबाई वहाँ पे है, तो ताराबाई एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि भाई मुग़ल बादशाह तुमको राजा माना ही नहीं है तो हम क्यों माने। इस वजह से ताराबाई और साहू आपस में लड़ लेंगे, और जब लड़ेंगे तो कमज़ोर होंगे, और कमज़ोर होंगे तो इस पे अधिकार करना मुग़ल के लिए आसान होगा। ऐसा सोचकर मुग़ल बादशाह ने इसे राजा घोषित नहीं किया। इस प्रकार मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। इससे साहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे तथा दक्कन अव्यवस्था का शिकार बना रहा, यानी दोनों आपस में लड़ते रहे, ताराबाई और साथ में साहू। ठीक है, ताराबाई और साहू आपस में लड़ते रहे। अब ये तो मराठों के साथ हो गया, अब सिख के साथ करते हैं। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर एक बड़ा मनसब देकर विद्रोही सिखों के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश की, परंतु जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में उन्होंने बगावत का झंडा पंजाब में बुलंद किया, तब बादशाह ने स्वयं विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। यानी कि देखा जाए तो बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि समझौता कर लिया था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जब बंदा बहादुर आए तो इनके साथ जो है जो विद्रोही सिख थे उसको दंडित करने के लिए बादशाह ने स्वयं जो है अभियान का नेतृत्व किया। विद्रोहियों ने जल्द ही सतलज और यमुना के बीच के लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण जमा लिया। यानी देखा जाए तो जो विद्रोही थे बंदा बहादुर वाले, ठीक है, इन्होंने सतलज और यमुना, ध्यान रखिए सतलज कहाँ है और यमुना कहाँ है, उनके बीच के क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित कर दिया। यद्यपि बादशाह लौहगढ़ तथा अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर कब्जा जमाने में सफल हो गया, फिर भी सिखों को दबाया नहीं जा सका और 1712 ईस्वी में उन्होंने लौहगढ़ वापस ले लिया। कौन? जो विद्रोही थे वो लौहगढ़ वापस ले लिए। हालांकि एक समय था जब लौहगढ़ पे, जब बहादुर शाह ने इस पे आक्रमण किया तो वो बहादुर शाह का लौहगढ़ पे अधिकार हो गया, लेकिन 1712 में लौहगढ़ फिर से जो है विद्रोहियों के हाथों में चला गया। लौहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया था। तो लौहगढ़ की स्थिति क्या है, तो इसका जो लोकेशन है वो अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में है। अब यहाँ पे सिखों से बात हो गई, अब बात करते हैं हम बुंदेला सरदार छत्रसाल से। तो बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल निष्ठावान संवंत बना रहा। बहादुर शाह ने जाट सरदार चूड़ामन से भी दोस्ती कर ली, यानी कि छत्रसाल से भी हो गया, चूड़ामन से भी दोस्ती कर लेता है। चूड़ामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया था, यानी कि जब बहादुर शाह जब गए थे बंदा बहादुर के खिलाफ या बंदा बहादुर के साथ साथ सिखों के जो है विद्रोही सिखों को दबाने के लिए, तो चूड़ामन भी जो है बादशाह का साथ दिया था। बहादुर शाह के दरबार में 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलार
के नेतृत्व में गया था। यानी डच प्रतिनिधि एक आया था 1711 ईस्वी में। इस शिष्टमंडल का दरबार में जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री, नाम है जूलियाना, जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे बीबी या फिर फिदवा, ये 2 उपाधियाँ दी गई। तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली स्त्री का नाम क्या है? जूलियाना, ठीक है। और जूलियाना को कौन सी पदवी मिली थी? बीबी का और फिदवा का। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की हालत और भी बिगड़ी। बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने तथा पदोन्नति करने के फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी खराब हो गई। इसके शासनकाल में शाही खजाने में से जो कुछ रकम बची थी, यानी कि औरंगजेब जो कुछ भी थोड़ा बहुत छोड़ के गया था, वह अभी खत्म हो गई। साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था, उसका समाधान बहादुर शाह टटोल ही रहा था। समय मिलता तो शायद वह शाही किस्मत को फिर जगा पाता। दुर्भाग्यवश 1712 ईस्वी में उसकी मौत ने साम्राज्य को एक बार फिर से गृह युद्ध में फंसा दिया। इस गृह युद्ध के कारण उसका शव 10 सप्ताह तक दिल्ली में दफनाया न जा सका। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, 10 सप्ताह तक उसके शव को जो है दफनाया नहीं जा सका है। बहादुर शाह को शाहे बेखबर भी कहा जाता था। ओवन सिडनी ने लिखा है, मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द, यानी कि अगर 2-4 अच्छे शब्द कह भी सकते हैं, वैसे तो कहने लायक कुछ है नहीं, लेकिन अगर 2-4 शब्द कुछ अच्छे कहने का मन भी किया तो ये अंतिम सम्राट था बहादुर शाह, जिसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं। इसके बाद जो भी बादशाह आएंगे, मुग़ल बादशाह, उनके बारे में आप एक शब्द भी अच्छे शब्द नहीं कह सकते हैं। ये ओवन सिडनी का कथन था। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीम उस शान जो उस समय आगरा पे कब्जा कर लिया था, ठीक है, तो अजीम उस शान भी थे, रफ़ी उस शान भी थे, और साथ में जहान शाह। ये 4 हो जाएंगे, ज से 2 नाम है, और असीम उस शान, रफ़ी उस शान, ठीक है। इसमें उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। इसमें उसका एक कम काबिल बेटा, ध्यान रखिएगा, जो सबसे कम टैलेंटेड है, ठीक है, कम काबिल बेटा जहांदार शाह विजयी रहा, जो सबसे निकम्मा था, क्योंकि उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत, उस समय जो है दरबार में सबसे शक्तिशाली सामंत कौन थे? जुल्फ़िकार खां। और जुल्फ़िकार खां ने सबसे कम काबिल बेटे जहांदार शाह को जो है बादशाह नियुक्त किया, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है कि एक पोपेट बैठाना, यानी कि एक तरह से जो है एक ऐसे व्यक्ति को अपना जो है एक बड़े पोस्ट पे बैठाना जो हमेशा जो है आपकी बात को माने। और इसीलिए जुल्फ़िकार खान ने जहांदार शाह को सेलेक्ट किया, क्योंकि ये सबसे बेवकूफ़ था। जहांदार शाह 1712 से 13 यानी 1 साल शासन करता है। जहांदार शाह एक कमज़ोर तथा पतित शहजादा था। उसमें सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी थी। उसके शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः जुल्फ़िकार खां के हाथों में थी, जो वजीर बन गया था। जाहिर सी बात है, ये यही तो चाहता था, इसलिए तो जुल्फ़िकार खां ने जहांदार शाह को बादशाह बनाया था। जुल्फ़िकार खां के पिता अरशद खां को वकील नियुक्त किया गया, यानी कि जो भी मेन पोस्ट थे, चाहे वो वजीर का पद, वकील का पद, ये सब जुल्फ़िकार खां खुद या फिर अपने जो है सगे संबंधियों को देना स्टार्ट कर दिया। ये दोनों बाप बेटे ईरानी अमीरों के नेता थे। ध्यान रखिएगा, गुट ध्यान रखिएगा, ये ईरानी थे। जुल्फ़िकार खां ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। अब ये फिर देखेगा कि हम जो है मराठों से कैसे संबंध बनाए, राजपूतों से कैसे संबंध बनाए, इधर बुंदेला सरदार छत्रसाल हैं, चूड़ामन है, ठीक है, सिखों के साथ कैसा संबंध बनाया जाए, ये इन सबों के साथ फिर से जो है कुछ ना कुछ समझौता करेगा। उसने जय सिंह जो मांग रहे थे मालवा का डिमांड कर रहे थे, आमेर के जो राजा थे जय सिंह, ये बोल रहे थे पहले ही, बहादुर शाह से बोले थे कि मुझे मालवा चाहिए। मालवा बहादुर शाह दिया नहीं था इनको, लेकिन जहांदार शाह इनको मालवा का सूबेदार नियुक्त कर देगा तथा मिर्ज़ा राजा की उपाधि भी देगा। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी देगा, और साथ ही साथ अजीत सिंह मांग रहे थे गुजरात, और इनको गुजरात भी मिल गया। जहांदार शाह के समय में जजिया कर समाप्त कर दिया गया, ताकि हिंदू वर्ग जो है वो क्या हो जाए, खुश हो जाए। मराठा शासक को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी इस शर्त पर दी गई कि उनकी वसूली मुग़ल अधिकारी करेंगे, यानी कि सरदेशमुखी तो पहले से ही वो करते थे, चौथ की भी जो है चौथ देना भी स्वीकार कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि वसूली कौन करेगा, तो वसूली मुग़ल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे, यानी कि कलेक्शन कौन करेगा, तो मुग़ल अधिकारी, और फिर उसको जो है कलेक्ट किया हुआ धन जो है मराठा को दे दिया जाएगा।
जुल्फ़िकार खान ने चूड़ामन जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ भी तालमेल बिठा लिया। केवल बंदा और सिखों के प्रति उसने दमन की पुरानी नीति जारी रखी, यानी कि सिर्फ इसके साथ जहांदार शाह ने सिर्फ एक के साथ, जहांदार शाह क्या, जहांदार शाह तो पोपट है, देखा जाए तो जुल्फ़िकार खान ने सिर्फ एक के साथ, वो है सिखों के साथ जो है अपनी वैमनस्य की जो है वैमनस्य वाली नीति को बरकरार रखा। जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फ़िकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय हालत को सुधारने की कोशिश की, परंतु उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया, इजारेदारी प्रथा, ठीक है, इजारा को बढ़ावा दिया। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। जाहिर सी बात है, इजारेदारी लेके आओगे तो इजारेदारी में क्या होगा कि एक जो है प्रांत आप दे दोगे, किसी जो भी नीलाम होगा और उसमें किसी एक को दे दोगे। अब वो उससे बोल दोगे कि यहाँ से मुझे जो है 10 क्विंटल जो है गेहूँ चाहिए, तो उसका टारगेट बस ये रहेगा कि 10 क्विंटल गेहूँ देना है। बाकी उसके उस क्षेत्र में जितने भी किसान हैं उसके अंडर में आ जाएंगे। उसका शोषण वो जैसे मर्जी वैसे कर सकता है और इसी वजह से किसानों का उत्पीड़न जो है बढ़ेगा। इसके काल में अमीरों में गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा का सूत्रपात हुआ, क्योंकि जुल्फ़िकार खां वज़ीर की शक्ति में वृद्धि करके शक्तिशाली होना चाहता था। यानी कि वज़ीर की जो कार्यक्षेत्र थे, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी कर देगा तो खुद ही शक्तिशाली। जैसे आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट को 2-4 और पावर दे दो तो सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये जो पोस्ट था वज़ीर की, जो भी कार्यक्षेत्र थी, कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर रहा था और इससे ये और शक्तिशाली होना चाहता था। जुल्फ़िकार खान ने अपने सारे प्रशासनिक दायित्व अपने एक नज़दीकी व्यक्ति सुभग चंद्र के हाथों में दे दिए, जो भी प्रशासनिक दायित्व था, जिसके व्यवहार से सारे लोग त्रस्त हो गए। किससे? सुभग चंद्र के व्यवहार से। जहांदार शाह ने अपने धाय भाई कोकलतास को महत्वपूर्ण पद दिया, ठीक है, महत्वपूर्ण पद दिया। कोकलतास ने एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसका कार्य सम्राट की शक्तियों को उसी के हाथों में केंद्रित करना था। अब जहांदार शाह बेवकूफ़ तो था, लेकिन पोपट बनना किसको पसंद है? पोपट तो कोई बनना पसंद नहीं करेगा और इसी वजह से ये जुल्फ़िकार खां के हाथों में सारी शक्ति न देना चाहता था। ज से देखिए, ज से जुल्फ़िकार खां है और जुल्फ़िकार खान ने ज वाले को यानी जहांदार शाह वाले को जो है गद्दी पर बिठाया। तो जो है पहला जो है वो अक्षर से आप इसको तालमेल बैठा लेंगे। तो जुल्फ़िकार खां की शक्ति जैसे ही बढ़ रही थी, जहांदार शाह सोचा एक हम भी जो है एक अपना गुट बनाते हैं। तो इसने कोकलतास के नेतृत्व में एक संगठन तैयार किया और इसका कार्य देखिए कि सम्राट की जो शक्ति है वो सम्राट के पास ही रहनी चाहिए। जहांदार शाह लाल कुंवारी नामक वेश्या पर आसक्त था। उसने उसके रिश्तेदारों को उच्च पदों पर, यानी लाल कुंवारी के जो भी रिश्तेदार थे, इनको उच्च पदों पर जो है नियुक्त किया। जहांदार के भतीजे फ़र्रुखसियर ने सम्राट के पद का दावा किया। इसने बोला कि देखिए ऐसा है, ये पद जो है बादशाह का मुझे मिलना चाहिए और फ़र्रुखसियर की सहायता सैयद बंधुओं ने किया। आगरा में जहांदार शाह के साथ 1713 ईस्वी में युद्ध हुआ। जहांदार शाह पराजित हुआ और बाद में जहांदार शाह की हत्या कर दी गई। ध्यान रखिएगा, यानी अब कौन बैठेगा? अब बैठेगा फ़र्रुखसियर और किसकी मदद से? तो सैयद बंधुओं की मदद से, जिसको क्या कहता है सैयद बंधुओं को? किंग मेकर, ठीक है, निर्माता, ठीक है, किंग मेकर। तो जहांदार शाह के बारे में याद करने वाली चीज़ है एक लाल कुंवारी नामक वेश्या, ठीक है। इसके बाद जो फ़र्रुखसियर हैं इनको याद रखिए। इनको बैठाया है जहांदार शाह को किसने? जुल्फ़िकार खान ने। ये सब याद रखेंगे और बाकी आप लोगों को कहानियों की तरह याद रहेगा कि बहादुर शाह ने जाटों को क्या दिया, बुंदेला सरदार छत्रसाल को क्या दिया, मराठों को क्या दिया, ये कहानियों की तरह याद रखेंगे, ठीक है। अब फ़र्रुखसियर आएगा तो जो जो डिमांड जहांदार शाह नहीं माना था, ठीक है, उन सारे डिमांड को फ़र्रुखसियर जो है एक्सेप्ट करेगा। फ़र्रुखसियर कहा जाए तो ये भी एक तरह का पोपट ही है। मेन कार्य तो यहाँ पे सैयद बंधु करेंगे। फ़र्रुखसियर को अपनी जीत सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां वराहा के कारण मिली थी। यानी इन दोनों के, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, इन दोनों की वजह से फ़र्रुखसियर जीता था। अब्दुल्ला खां को वज़ीर का पद एवं कुतुबुल मुल्क की उपाधि तथा हुसैन अली को अमीर उल उमरा तथा मीर बख्शी, यानी कि सेनापति ये बन गया, ठीक है, हुसैन अली, और वज़ीर बन गया अब्दुल्ला। फ़र्रुखसियर के आदेश द्वारा जुल्फ़िकार खां को
धोखा देकर मार डाला गया। जो जुल्फ़िकार खां जहांदार शाह को बनाया था, यानी जहांदार शाह को तो पहले ही मार दिया गया, बाद में जुल्फ़िकार खां को भी धोखा देकर मार डाला गया तथा उसकी संपत्ति यानी जुल्फ़िकार खां जो भी संपत्ति बनाया था वो सारे जो है जब्त कर ली गई। फर्रुखसियर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। ऑलरेडी जयसिंह को उपाधि मिल ही चुका था, ठीक है, और जयसिंह को जो है ये आमेर के थे ही, मालवा इनको मिल ही चुका था, तो इनको एक उपाधि दे दिया, सवाई की उपाधि। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया, यानी कि अजीत सिंह के साथ भी इसकी जो है एक तरह से जो है रिश्ता बन गया फर्रुखसियर के साथ, अपनी पुत्री का विवाह कर दिए। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठते ही जजिया को तुरंत समाप्त कर दिया, यानी कि इसने भी क्या किया, पूरी तरह से जजिया को ये भी जो है समाप्त कर देता है। इसी कारण कई जगहों में तीर्थ यात्री कर भी हटा दिए गए, यानी कि जो एक लिमिटेड जगह पे किया जहांदार शाह ने, ठीक है, इसने क्या किया, इसने सभी जगहों पे जहाँ जहाँ लगने थे सभी जगहों पर से तीर्थ के यात्री कर जो है हटा दिए। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जय सिंह तथा अन्य राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। जाट सरदार चूड़ामन के साथ दोस्ती कर ली। फर्रुखसियर के समय में ही 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई, यानी कि सिखों का भी झमेला इसके पास से हट गया। 1717 ईस्वी में इसने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान, ठीक है, जॉन सरमन के अध्यक्षता में जो टीम आई थी जिसने फर्रुखसियर का जो है सर्जरी किया था, ठीक है, तो इसको शाही फरमान उस समय दिए गए थे। हमने इसको फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो वही शाही फरमान, ठीक है, शाही फरमान जारी किया जिसके द्वारा उन्हें व्यापार में छूट प्राप्त हुई। सैयद बंधु ने मराठा शासक साहू को स्वराज्य और दक्कन के 6 प्रांत की चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार देकर उनके साथ समझौता कर दिया, यानी कि अभी तक चौथ कौन वसूलता था, मुगल अधिकारी, लेकिन अब कह दिया सैयद बंधु कि आप खुद ही वसूल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से जो है मराठों की इच्छा की पूर्ति हो गई। बदले में साहू से उन्होंने एक तरह से संधि किया कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी आप 15,000 घुड़सवार के द्वारा दक्कन में समर्थन देने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि अगर दक्कन में कहीं विद्रोह होता है तो आप हमें 15,000 घुड़सवार देंगे ताकि हम उस पर अटैक करें तो हमारे लिए जीतना आसान हो, ठीक है। और ये समझौता हो गया। धीरे धीरे फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से ईर्ष्या करने लगा। सैयद हुसैन अली, ठीक है, ये हुसैन अली ने 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुखसियर को अपदस्थ कर अंधा बना दिया तथा 10 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। हुसैन अली कौन है? हुसैन से अली जो है मीर बख्शी है, यानी कि एक तरह से सेनापति है, ठीक है। तो हुसैन अली ने ये खुद जो है बादशाह का ही सेनापति जो है इसके विरुद्ध में, यानी फर्रुखसियर के विरुद्ध में षड्यंत्र करता है और फिर इसी को जो है राजगद्दी से हटाकर अंधा करता है और 10 दिन बाद उसकी हत्या कर देता है। मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर, ये जितने भी चाहे वो फर्रुखसियर हों, ठीक है, फर्रुखसियर नहीं, जो जुल्फ़िकार खां हो, सैयद बंधु हो, निज़ामुल मुल्क हो, ये जितने भी थे इनको अमीरों की श्रेणी में रखा जाता था। तो किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का यह पहला उदाहरण था। इसके पहले हमेशा बादशाह एक दूसरे से, यानी कि बादशाह या बादशाह के संबंधी ही एक दूसरे को मार काट रहे थे। कोई अमीर उसमें सपोर्ट करता था, डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करता था, डायरेक्ट अपना चाकू जो है लेके नहीं उतार देता था सामने वाले के जो बादशाह के सीने में, ये नहीं होता था। लेकिन ये पहली घटना थी। इसके बाद रफ़ी उस शान के पुत्र रफ़ी उद दर्जात को जो है शासक बनाया गया। और रफ़ी उद दर्जात जो है सबसे कम समय तक शासन किया है। इसके बारे में इसको याद करने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि इसने मुग़ल बादशाहों में सबसे कम समय तक, ठीक है, सबसे कम समय तक जो है शासन किया, सबसे कम समय तक। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुग़ल शासक था। इसे भी सैयद बंधुओं ने ही गद्दी पर बिठाया था। इसकी मृत्यु क्षय रोग यानी टीबी से हो गई। इस काल की उल्लेखनीय घटना निकुशियर का विद्रोह कहा जा सकता है। निकुशियर ने इस समय विद्रोह किया था जिसने आगरे के दुर्ग पर अधिकार कर अपने
आपको जो है सम्राट पद की घोषणा कर दी थी। निकुशियर अकबर द्वितीय का पुत्र था। ध्यान रखिएगा, निकुशियर कौन था? तो अकबर द्वितीय का पुत्र था। अब बात करते हैं रफीदुद्दौला का। ठीक है, ये जो है सेकंड सबसे ज़्यादा जो है शासन किया है नीचे से। सबसे कम तो आपके रफीदुद्दरजात हो जाएंगे, दूसरा सबसे कम रफीदुद्दौला। रफीदुद्दरजात की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रफीदुद्दौला को जो है गद्दी पर बैठाया। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। यह दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। इसके शासनकाल में अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस ले गया। ये अजीत सिंह अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से किए थे। ठीक है, अजीत सिंह अपनी पुत्री का विवाह किससे किए थे? फर्रुखसियर से। और फर्रुखसियर की तो मृत्यु हो गई है, तो तब से वो कहाँ है? तो मुगल हरम में है, और वहाँ से ये वापस लेके जाते हैं अपनी पुत्री को, अजीत सिंह, जिसने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। यानी कि इनकी विधवा पुत्री जो थी वो हिंदू धर्म स्वीकार कर लेती है। रफीदुद्दौला अफीम का आदि एक बीमार युवक था। रफीदुद्दौला की मृत्यु पेचिस नामक बीमारी के कारण हो गई। एक टीबी से मर गया। ठीक है, रफीदुद्दौला जो है वो पेचिस से मर गया। अब बात करते हैं मोहम्मद शाह। ठीक है, या फिर मोहम्मद शाह रंगीला कह लीजिए इसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। और इसका जो वास्तविक नाम था वो था रोशन अख्तर, जो 1719 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक शासन किया। लंबा शासनकाल है, देखेंगे इसमें बहुत चीज़ों को देखेंगे इसमें। यह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। बहादुर शाह के जो 4 बेटे थे उसमें से जो सबसे छोटा बेटा था जहान शाह, उसका पुत्र था मोहम्मद शाह, जिसको रोशन अख्तर इसका बचपन का नाम था। जब शासक बना तो मोहम्मद शाह, और इसको उपाधि मिली रंगीला का। 3 नाम ध्यान रखिएगा, बचपन का नाम रोशन अख्तर, शासक बना तो अपने आप को मोहम्मद शाह के नाम से जो है बादशाह घोषित किया, और इसके करतूतों को देखकर इतिहासकारों ने इसको रंगीला कहा। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण इसे रंगीला की उपाधि मिली थी। इसके काल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ। सैयद बंधुओं के पतन के बाद उसका पहला वजीर मोहम्मद अमीन खां हुआ। जैसे ही सैयद बंधु की मृत्यु होती है तो पहला जो वजीर हुआ, क्योंकि इसके पहले तो अब्दुल्ला खां था, तो अब्दुल्ला खां की मृत्यु होती है तो मोहम्मद अमीन जो है ये वजीर बनता है। इसने बादशाह को सैयद बंधुओं के नियंत्रण से मुक्त कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। मोहम्मद शाह के काल में ही निज़ामुल मुल्क ने, यानी कि इसके काल में ही सारे जो बड़े बड़े प्रांत होंगे ना अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेंगे। जैसे निज़ामुल मुल्क जो है हैदराबाद राज्य की नींव डालेगा। शहादत खां जो है अवध में अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर लेगा। इसी तरह बंगाल हो गया, बिहार हो गया, और उड़ीसा भी जो है स्वतंत्र हो जाएंगे। राजपूताना क्षेत्र भी इसी के काल में प्रायः स्वतंत्र हो गया। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पर आक्रमण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण है, नादिर शाह का आक्रमण। और बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठे केवल 500 घुड़सवार सेना लेकर 500 घुड़सवार बस चल दिए महाराष्ट्र से, और मार्च 1737 ईस्वी में दिल्ली पर चढ़ आए, और किसी ने विरोध नहीं किया कि क्यों भाई दिल्ली पे कैसे आप जो है एक तरह से आप जाके राजा को मार भी सकते हो, आप कोई आक्रमण भी कर सकते हो, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था। इस प्रकार मोहम्मद शाह के लंबे शासनकाल में अधिकतर प्रांतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। एक तरह से जब ये मराठे 500 घुड़सवार लेकर मार्च 1737 ईस्वी में चढ़े तो मुगलों के जो खोखलापन है ना वो भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल गया। अहमद शाह की बात करते हैं तो अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक शासन करेगा। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह जो है गद्दी पर बैठा। एक ही पुत्र था अहमद शाह और वही गद्दी पर बैठा। अहमद शाह का जन्म एक नर्तकी से हुआ है। देखिए अब कैसी पीढ़ी चली आ रही है। अहमद शाह का जन्म किससे हुआ है? तो एक नर्तकी से हुआ था, जिसके साथ मोहम्मद शाह ने विवाह कर लिया था। इस मुगल सम्राट के काल में, यानी कि जो है इस मुगल सम्राट के काल में मुगल अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। किसके? तो अहमद शाह के काल में मुगल अर्थव्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई। उल्लेख मिलता है कि सेना को वेतन देने के लिए एक शाही सामान, जो राजे रजवाड़े के जो सामान होते थे वो बिकने लगे, ताकि जो है सेनाओं को पैसा दिया जा सके, वेतन दिया जा सके। और कई जगह वेतन न मिलने के कारण सेना ने विद्रोह कर दिया।
इसी के काल में 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। अगर नादिर शाह की बात करेगा तो इसके बाप के समय में नादिर शाह यानी कि इसके पिता कौन थे, तो आपके मोहम्मद शाह रंगीला थे। रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में, और 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के शासनकाल में जो है आक्रमण किया था। इसके समय में राजकीय कामकाज का नेतृत्व राजमाता उद्यम बाई का उपाधि क्या था, किबला ए आलम, ठीक है, और यही जो है राजकीय कामकाज का नेतृत्व कर रही थी। इसके समय में इसका प्रिय हिजड़ा जाबिद खां दरबारी राजनीति का नेता बन चुका था, खुद नर्तकी के पुत्र था, ठीक है। राजकीय कामकाज जो है उद्यम बाई, जिसकी उपाधि किबला ए आलम कर रही थी, और जो है दरबारी राजनीति का नेता बना हुआ था एक हिजड़ा जिसका नाम था जाबिद खां। आप इस स्थिति को देखते जाएंगे। सफदरजंग ने जब जाबिद खां की हत्या करवा दी, तब अहमद शाह ने इमादुल मुल्क को वजीर बनाया। यानी अहमद शाह ने जो वजीर किसको बनाया, इमादुल मुल्क को। इसी गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को गद्दी से हटाकर, यानी कि जिसको अहमद शाह ने वजीर बनाया उसी ने अहमद शाह को गद्दी से हटाकर अंधा कर जेल में डाल दिया, तथा जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। यानी इमादुल मुल्क ने अपने मन पसंदीदा जो है बादशाह आलमगीर द्वितीय को बैठाएगा। इसने आलमगीर द्वितीय की भी हत्या करवा दी, ठीक है। बाद में इमादुल मुल्क जो है वो आलमगीर द्वितीय की भी हत्या करवा देता है। इसके बाद देखते हैं आलमगीर द्वितीय का, जो 1754 ईस्वी से लेकर 1758 4 वर्षों तक ये शासन करता है। इसका नाम अजीजुद्दीन था, यानी आलमगीर का नाम अजीजुद्दीन, ठीक है। इसके काल में अब्दाली दिल्ली पर चढ़ाया, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली की बात करते हैं, इसके शासनकाल में भी आया है, दिल्ली पर चढ़ाया। प्लासी के युद्ध के समय यही मुगल सम्राट था। प्लासी का युद्ध आपको पता है 1757 ईस्वी में हुआ था। 1757 ईस्वी में ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये लोग तो स्वयं कुछ काम किए नहीं हैं, लेकिन इनके शासनकाल में यत्र तत्र एकाध युद्ध हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि जब ये युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल बादशाह कौन था। जैसे अहमद शाह का जब आक्रमण हुआ था, पहला आक्रमण, तो उस समय जो है मुगल बादशाह कौन था, तो अहमद शाह ही था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का जब प्रथम आक्रमण हमने यहाँ पे देखा कि अहमद शाह अब्दाली का जो प्रथम आक्रमण हुआ था उस समय कौन था, तो अहमद शाह ही था। वैसे ही यहाँ पे प्लासी का युद्ध जब हुआ था इस समय कौन था, तो आलमगीर द्वितीय था। और इस समय अब्दाली जो है उस समय तो आक्रमण किया था, ठीक है, दिल्ली पे नहीं चढ़ा था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आलमगीर द्वितीय के समय ये अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक आ गया। शाहजहाँ तृतीय की बात करेंगे जो 1758 से लेके 58 से लेके 59 तक शासन करेगा शाहजहाँ तृतीय, यानी 1 साल। आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर बिहार में था, ठीक है। आलमगीर द्वितीय की हत्या आप देखेंगे यहाँ पे इमादुल मुल्क ने कर दिया, ठीक है। और इमादुल मुल्क ने जब हत्या किया आलमगीर द्वितीय का, इसी ने इमादुल मुल्क ने ही आपका जो है अहमद शाह का भी हत्या किया, इमादुल मुल्क ने ही आपका जो है आलमगीर द्वितीय की भी हत्या किया। और जब इसकी हत्या हुई तो आलमगीर द्वितीय का पुत्र जो है अली गौहर ये बिहार में था, जहाँ इसने शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया, ध्यान रखिएगा। इसी समय दिल्ली में इमादुल मुल्क ने कामबख्श के पुत्र मुही उल मिल्लर को शाहजहाँ तृतीय के नाम से राज सिंहासन पर बैठा दिया। यानी कि इन्होंने तो आलमगीर द्वितीय बिहार में था, और जो वजीर था, यानी कि जो मुगल शासन का जो वजीर था वो इमादुल मुल्क ही था। तो इसने अपनी मर्जी से कामबख्श के पुत्र मुही उल मिल्लर को शाहजहाँ तृतीय के नाम से राज सिंहासन पर बैठा दिया, और इन्होंने अपने बिहार में अपने आप को जो है बादशाह घोषित कर लिया, ठीक है। यानी 2 बादशाह हो गए एक साथ। इस प्रकार आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य में 2 बादशाह 2 अलग अलग स्थानों पर सिंहासन रूढ़ हुए। एक बिहार में अली गौहर के नाम से शाह आलम द्वितीय, और दूसरा कामबख्श के पौत्र मुही उल मिल्लर, जिसको शाहजहाँ तृतीय के नाम से जाना जाता है, ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। अब शाह आलम द्वितीय की बात करते हैं। 1759 ईस्वी से लेकर 1806 लंबा शासनकाल, बहुत सारे युद्ध होंगे इसमें, बहुत सारे जो है लगभग
आधी स्थिति जो हो जाएगा, जितने भी जो स्वतंत्र राज्य हो जाएंगे वो सब लगभग जो है इस बीच अंग्रेज़ों के अधीन आ जाएंगे। इसका नाम अली गौहर था। ये कई बार आ जाता है कि शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था, तो ये अली गौहर। दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है कि जब ये अपने आप को बादशाह घोषित किए तो ये कहाँ थे, तो ये बिहार में थे। इसके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 हुआ और बक्सर का युद्ध 1764 भी हुआ है। शाह आलम द्वितीय ने ही क्लाइव को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक यह अंग्रेज़ों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा, क्योंकि जैसे ही 1764 के युद्ध में शाह आलम द्वितीय, ठीक है, अवध के नवाब और जो है मीर कासिम, ये तीनों जो है संयुक्त रूप से जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई करते हैं तो इस लड़ाई में ये संयुक्त सेना हार जाती है और अंग्रेज़ जीत जाते हैं, जिस वजह से इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद में रखा जाता है और 65 से लेकर 72, ठीक है, लगभग ये 7 सालों तक ये इलाहाबाद में रहे हैं अंग्रेज़ों के संरक्षण में। और 1772 ईस्वी में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा, यानी मराठे बोले कि चलिए इलाहाबाद में बहुत रेस्ट हो गया, अब हमारी संरक्षण में अब आप चलिए यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली लेके जाते हैं और 1803 तक उनका संरक्षण स्वीकार किया, यानी मराठों ने इसको संरक्षण दिया 1803 ईस्वी तक। ध्यान रखिएगा। गुलाम कादिर खान ने 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुलाम कादिर ने 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया, यानी कि 1788 ईस्वी से लेके 1806 ईस्वी तक ये क्या करेगा, अंधों की ज़िंदगी जिएगा। 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया, क्योंकि दौलत राव सिंधिया या मराठे ही थे जो आपके शाह आलम द्वितीय को संरक्षण दिए हुए थे। तो अंग्रेज सेनापति लेक ने क्या किया, मराठे को ही हराया, दौलत राव सिंधिया को पराजित किया तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। कब? 1803 में पुनः संरक्षण प्राप्त कर लिया। पहले 1765 से लेकर 72 तक संरक्षण प्राप्त किया हुआ था अंग्रेजों का, फिर 1803 से लेकर 1806 तक जो है ये संरक्षण में रहेगा। इस तरह दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा मुगल सम्राट अंग्रेजों के पेंशनर बन गए। 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई, यानी यहाँ पे अंधा बनाया गया था गुलाम कादिर के द्वारा 1788 ईस्वी में और मार दिया गया 1806 ईस्वी में। अब आते हैं अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837। अकबर द्वितीय की इम्पोर्टेंस या अकबर द्वितीय को याद इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। इसी के समय में 1835 ईस्वी में मुगलों के सिक्के बंद हो गए, यानी मुगल के जो सिक्के चल रहे थे वो मुगली सिक्के जो है बंद हो गए और अंग्रेज़ों के जो सिक्के, अंग्रेज जो अपने टकसाल में सिक्के ढालते थे वो पूरे भारतवर्ष में जो है चलने लग गए। बहादुर शाह द्वितीय की बात करते हैं, 37 से लेकर 57, लास्ट में अंतिम जो है बादशाह रहेंगे। यहाँ अंतिम मुगल बादशाह था जफ़र, इसका उपनाम था बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय जो कह लें। 1857 के विद्रोह के बाद इसे बंदी बना लिया गया, लेकिन कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858, ठीक है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हो गया। बहादुर शाह जफ़र को निर्वासित कर, यानी कि यहाँ से हटाकर निर्वासन की ज़िंदगी देकर रंगून भेज दिया गया, जहाँ पे 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यह अच्छा गज़ल लिखता था, उसकी प्रसिद्ध नज़्म है, न किसी के आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सका, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। अब यहाँ पे जो हम लोग ईरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, ठीक है, ये जो हम देख रहे थे, ये मुग़ल दरबार में कौन कौन से गुट थे ये हम देखेंगे। यहाँ पे 4 गुट थे मुख्यतः, और उन्हीं चारों गुटों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रसिद्ध लेखक विलियम अर्विन के अनुसार मुग़ल दरबार में बहुत से दल थे। इसमें 4 प्रमुख थे, चारों का नाम एक तुरानी, एक ईरानी, अफ़गानी और हिंदुस्तानी। इसमें से पहले 3 यानी कि तुरानी, ईरानी, अफ़गानी मध्य एशियाई, ईरानी और अफ़गानी सैनिकों के वंशज थे। ये जो तुरानी थे ये मध्य एशियाई थे, ईरानी आपके ईरान के हो जाएंगे, अफ़गानी आपके अफ़गान के हो जाएंगे और हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के हो जाएंगे। तुरानी और अफ़गानी प्रायः सुन्नी थे,
तुरानी और अफ़गानी, ध्यान रखिएगा ये सुन्नी थे, जबकि ईरानी जो थे वो शिया थे। तुरानी दल में कौन था, तो ये निज़ामुल मुल्क, ठीक है, निज़ामुल मुल्क हो जाएंगे, जो आपके हैदराबाद का जो है एक तरह से हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे। अमीन खां, जकारिया खां, ठीक है, जकरिया खां, ये 3 शामिल थे तुरानी दल में। ईरानी दल में जुल्फ़िकार खां, जिसने जो है जहांदार शाह को जो है बादशाह बनाया था। शहादत खां, ठीक है, शहादत खां अवध का संस्थापक एक तरह से कह सकते हैं। अमीर खां, इशहाक खां, ये सब जो हैं आपके ईरानी दल में थे, ठीक है। अफ़गानियों में अली मुहम्मद खां और मुहम्मद खां बंगस, ठीक है, अली मुहम्मद खां और मुहम्मद खां बंगस जो रुहेलखंड का एक तरह से स्थापना करेंगे। तो ये दोनों जो है ये अफ़गानी रहेंगे, और हिंदुस्तानी दल में जो है आपके सैयद बंधु रहेंगे। तो ये सभी गुटों को कम से कम मेन जो है वो याद रखिएगा कि तुरानी में निज़ामुल मुल्क, ठीक है, और ईरानी में जुल्फ़िकार खां, अली मुहम्मद खां और मुहम्मद खां बंगस, ये जो भी मुहम्मद खां थे, ठीक है, अली मुहम्मद खां और मुहम्मद खां बंगस, एक में आगे अली याद रखना है, एक में लास्ट में बंगस याद रखना है, ये अफ़गानी थे, और सैयद बंधु तो हिंदुस्तानी थे ही। सैयद बंधु के बारे में हम पढ़ते हैं। सैयद बंधु भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से विख्यात हैं, यानी नृप निर्माता, किंग मेकर। इनके नाम अब्दुल्ला खां जो वज़ीर बना हुआ था, और हुसैन अली खां जो आपका मीर बख्शी बना हुआ था। उन्होंने भारतीय इतिहास में 4 लोगों यानी फ़र्रुख सियर, रफ़ीदुद्दरजात, रफ़ीदुद्दौला और मुहम्मद शाह, इन चारों को राजा बनाया। फ़र्रुख सियर को जो है गद्दी से उतार कर मार डाला गया, रफ़ीदुद्दरजात ट्यूबरक्लोसिस से मर गया, रफ़ीदुद्दौला जो है पेचिस से मर गया, और मुहम्मद शाह ने इन्हीं को मरवा दिया, ठीक है, यानी सैयद बंधुओं को मरवा दिया। ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे तथा 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सबसे शक्तिशाली शक्ति थे। बाढ़ा संभवतः 12 गांव जो इनके थे उनसे बिगड़कर बना शब्द है बाढ़ा। बाढ़ा के अब्दुल्ला खां और हुसैन अली अब्दुल फरह के वंशज थे। यह व्यक्ति मेसोपोटामिया से आया था और कुछ शताब्दियों पूर्व पटियाला के समीप के प्रदेश में बस गया था, यानी अगर मूल जो प्रदेश हो जाएगा वो आपका मेसोपोटामिया हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हुए युद्ध में दोनों बंधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़े भाई हुसैन अली को अब्दुल्ला खां की उपाधि मिली थी, ठीक है, बड़े भाई हुसैन अली को अब्दुल्ला खां की जो है उपाधि मिली थी। सैयद बंधुओं ने 1713 ईस्वी में जजिया हटा दिया, यानी कि जैसे ही ये फ़र्रुख सियर को बैठाएंगे तो वैसे ही ये क्या करेंगे, जजिया को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। उन्होंने राजपूतों को भी अपनी ओर मिला लिया और महाराजा अजीत सिंह को विद्रोही के स्थान पर मित्र बना लिया। यहाँ तक कि अजीत सिंह ने अपनी बेटी का विवाह फ़र्रुख सियर से कर दिया। सैयद बंधुओं ने जाटों से भी सहानुभूति दिखलाई और उन्हीं के हस्तक्षेप से जाटों ने थूरी दुर्ग का घेरा उठा लिया। थूरी दुर्ग का घेरा जो बनाए हुए थे, इसका घेरा हटा लेते हैं। चूड़ामन अप्रैल 1718 ईस्वी में दिल्ली आया। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि मराठों ने भी सैयद बंधुओं का साथ दिया और छत्रपति मुगल सम्राट का नायब बन गया, यानी कि जाहिर सी बात है जो छत्रपति जो थे शाहू, ये मुगल सम्राट के नायब बन गए। सैयद बंधु और जो मराठों के बीच जो संधि समझौता हुआ था उस वजह से। सैयद बंधुओं में सबसे बड़े भाई अब्दुल्ला खां को जो है वज़ीर का पद और छोटे भाई हुसैन अली खां को मीर बख्शी का, यानी बड़ा भाई जो था अब्दुल्ला खां, इसको जो है एक तरह से मंत्री वज़ीर का पद, और हुसैन अली को जो है ये आपका मीर बख्शी का पद मिला। सैयद बंधु विरोधी सरदारों में सबसे सक्रिय निर्जुमला। सैयद बंधु विरोधी सरदार, यानी कि सैयद बंधु के जो विरोध में थे, जो सरदार जो इनके विरोधी थे, उनमें सक्रिय जो था वो था मीर जुमला, जो सम्राट फ़र्रुख सियर का कृपा पात्र था। अब जिस फ़र्रुख सियर को इन लोगों ने मारा था, और ये जो है फ़र्रुख सियर का एक तरह से लॉयल यानी वफादार व्यक्ति था मीर जुमला, तो जाहिर सी बात है कि जो फ़र्रुख सियर का वफादार होगा वो सैयद बंधु का विरोधी होगा। सैयद बंधु और सम्राट के मतभेद तब सामने आए जब सम्राट ने हुसैन अली को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया, यानी कि जो हुसैन अली जिसको मीर बख्शी का पद दिया गया उसको बोला कि तुम एक काम करो, तुम जो है दक्कन जाओ, वहाँ का तुम्हें सूबेदारी हम देते हैं। दक्कन जाओ, यानी दक्कन जाने का मतलब ये हो गया कि दोनों भाइयों को अलग करना। अब वो दक्कन से
पहले तो ऐसा एरोप्लेन तो था नहीं कि जो है 2 घंटे में फ्लाइट से चल दिए और यहाँ पे आ गए। तो घोड़ों के साथ आने में सप्ताह महीने लग जाते थे, ठीक है, और आना इतना आसान था नहीं। तो अगर इनको दूर कर देंगे तो इनकी शक्तियाँ आधी हो जाएंगी, और यही सोच के जो है फर्रुखसियर ने ये फरमान निकाला। सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों के प्रमुख नेता चिनकलीज खां और अमीन खां थे, यानी कि षड्यंत्र में विरोधी में मीर जुमला तो था ही, और षड्यंत्र करने में चिनकलीज खां, जिसको आसफ जाए या फिर जो है हैदराबाद के स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का जो है एक तरह संस्थापक कह लीजिए, और अमीन खां ये भी थे। 1720 ईस्वी में चिनकलीज खां ने खानदेश पर आक्रमण किया। हुसैन अली और शाही सेना के बीच युद्ध हुआ। हुसैन अली विजयी हुआ और सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला बंदी बना लिया गया। रंगीला को दक्षिण भारत ले जाया गया। फिर षड्यंत्र के द्वारा हुसैन अली को छुरा घोंपकर हत्या कर दी गई, यानी कि सब पक्ष हुसैन अली के हाथों में था, सारे जो है हुसैन अली के पक्ष में थे। इसके बावजूद भी जो षड्यंत्र किया गया, और षड्यंत्र में जो है हुसैन अली को छुरा घोंपकर मार दिया गया। अब अब्दुल्ला खां को जब पता चला कि इसका जो है छोटा भाई जो है मारा जा चुका है तथा षड्यंत्रकारियों में सम्राट भी शामिल है, तो उसने रफ़ी उस शान के पुत्र शहजादे इब्राहिम को सम्राट घोषित कर दिया, क्योंकि ये तो दिल्ली में ही था, ठीक है, ये आपका जो है अब्दुल्ला खां ये तो दिल्ली में ही था, और इसने रफ़ी उस शान के जो शहजादे थे इब्राहिम को सम्राट घोषित कर दिया। सम्राट मोहम्मद शाह दक्षिण भारत से वापस आया और 1720 ईस्वी में उसका अब्दुल्ला खां से युद्ध हुआ। अब्दुल्ला खां को बंदी बना लिया गया और 1722 ईस्वी में उसे जहर देकर मार डाला गया। इस तरह सैयद बंधु की कहानी खत्म। विदेशी आक्रमण देखेंगे कि कौन कौन से जो हैं जो विदेशी आक्रमण हुए थे, तो उस समय 2 ही नाम आएगा, एक नादिर शाह का और एक अहमद शाह का, मुख्यतः यही 2 रहेंगे। उत्तर पश्चिम से 2 विदेशी आक्रमण नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के रूप में हुए। नादिर शाह 1739, ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली तो 7-8 बार आक्रमण किया है, शायद 7 बार, कहीं कहीं 8 बार भी देता है, कहीं कहीं 7 बार भी देता है। नादिर शाह की आक्रमण की बात करेंगे तो नादिर शाह ईरान का नेपोलियन इसको कहा जाता था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह फारस का शासक था। उसने अपनी ज़िंदगी एक गडेड़िए अथवा चरवाही के रूप में आरंभ की। नादिर शाह भारत के प्रति अपार धन के कारण आकर्षित हुआ। उसकी इच्छा भारत के धन को लूटने की थी। नादिर शाह तहमास्प शाह की मृत्यु के बाद, ठीक है, तहमास्प शाह के मृत्यु के बाद 1736 ईस्वी में फारस का शासक बना, यानी कि फारस का शासक कब बनता है नादिर शाह? 1736 ईस्वी में। 1739 में वो भारत पर आक्रमण करता है और उससे कुछ मुगल दरबारियों का भी आक्रमण करने के लिए आमंत्रण मिल रहा था। जाहिर सी बात, जब षड्यंत्र है तो जिसका दाल नहीं गल रहा है वो क्या चाहेगा कि कोई सामने वाला कोई सपोर्टर आए और वो आक्रमण करे, एक तरह से जीलस की भावना, ईर्ष्या की भावना। नादिर शाह ने 11 जून 1738 ईस्वी को गजनी नगर में प्रवेश किया और 29 जून 1738 ईस्वी को काबुल पर अधिकार कर लिया। देखिए ज़रा, 11 जून को एंट्री करता है गजनी में और 29 जून को काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल के मुगल शासक नासिर खान ने बिना प्रतिरोध के अधीनता स्वीकार कर ली, पहले से ही हाथ उठा लिया, सरेंडर पहले से ही, और क्षमा याचना कर नादिर शाह से काबुल और पेशावर की गवर्नरी प्राप्त कर ली। इसको तो कहीं भी जो है गवर्नरी करनी थी, ये कोई वफादार तो था नहीं, उस समय वफादारी तो ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि तत्कालिक मुगल बादशाह ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, तो वो देश प्रेम वाली भावना थी नहीं। तो इस वजह से इसने बोला कि बस मेरे को चाहे मुगल बादशाह का गवर्नरी करना पड़े चाहे आपका गवर्नरी करना पड़े, आपका मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आज से मैं आपका गवर्नर हुआ, सिंपल सी बात है। नादिर शाह ने अटक के स्थान पर सिंधु नदी पार किया और लाहौर के गवर्नर को हरा दिया। उसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद फरवरी 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप जो मोहम्मद शाह, उस समय कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल था। तो मोहम्मद शाह अपने मीर बख्शी खाने दौरान, इसके मीर बख्शी का नाम क्या था? खाने दौरान के साथ दौरा, ठीक है। तो मोहम्मद शाह, खाने दौरान, निज़ामुल मुल्क तथा सादत खां, ये चारों को जो है, ये चारों और भी बहुत सारे, लेकिन ये 4 प्रमुख थे। इन चारों को लेकर पंजाब पहुंचा और करनाल का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। अब देखिए करनाल का युद्ध कितने दिन चलता है। 24 फरवरी 1739 नाटकीय युद्ध होगा एक तरह से। नादिर शाह के आक्रमण से घबराकर
मोहम्मद शाह 80,000 सैनिक और निजामुल मुल्क कमरुद्दीन और खाने दौरान के साथ लेकर आक्रमणकारी से टक्कर लेने के लिए चल पड़ा। शहादत खां भी उससे आ मिला, यानी कि शहादत खां भी जो है आपके जो है मोहम्मद शाह रंगीला के साथ ये भी चलनी है। करनाल का युद्ध केवल 3 घंटे चला। कितना नाटकीय युद्ध है। खाने दौरान युद्ध में मारा गया, यानी कि मीर बख्शी इनके जो है सेनापति सबसे पहले मारे गए। शहादत खां बंदी बना लिया गया, अवध के नवाब गए बंदी, यानी अब 2 ही मीर बचते हैं, एक बहादुर शाह रंगीला और दूसरा निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क की मध्यस्थता के कारण, निजामुल मुल्क क्या करता है, ये मीडिएटर का काम करता है, मध्यस्थता करता है, और मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच समझौता हो गया। इससे प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने निज़ाम को मीर बख्शी का पद दे दिया। ठीक है, मोहम्मद शाह ने निज़ाम हालांकि मध्यस्थता किया था, समझौता कराया था नादिर शाह से, तो निज़ाम पे जो है मोहम्मद शाह निज़ाम पे खुश हो गया और उसने बोला कि तुमको हम आज से अपना, क्योंकि खाने दौरान तो मर चुका था तो मीर बख्शी का पद वैसे ही खाली था, तो मीर बख्शी का पद दे दिया, क्योंकि यह स्थान खाने दौरान की मृत्यु के कारण रिक्त हो चुका था। मीर बख्शी का पद शहादत खां भी प्राप्त करना चाहता था। अब फिर इशिया यहाँ पे आ गई। ठीक है, यानी अभी जिंदा खाने दौरान मर ही गए हैं। बहादुर शाह बचा, निजामुल मुल्क बचा और साथ में जो है शहादत खां बचा। शहादत खां पकड़े जा चुके थे। निजामुल मुल्क जो है वो मध्यस्थता करके जैसे तैसे युद्ध को रुकवाया है, जिस वजह से बहादुर शाह रंगीला ने इसको मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको जो है एक तरह से जो है अपना सेनापति नियुक्त कर दिया है, मीर बख्शी नियुक्त कर दिया। लेकिन मीर बख्शी का पद किसको चाहिए, शहादत खां को, जो ऑलरेडी बंदी है नादिर शाह के बाद। उसने नादिर शाह से भेंट किया। शहादत खां बोला कि एक जो है एक मीटिंग होनी चाहिए, एक मीटिंग हो नादिर शाह से। तो नादिर शाह से एक मीटिंग हुई और बोला कि यहाँ पे क्या पंजाब में आप पड़े हुए हैं, आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। ठीक है, यहाँ तो आपको 20 लाख भी नहीं मिला, वहाँ पे आक्रमण कीजिएगा तो आपको 20 करोड़ रुपया मिल सकता है। अब 20 मार्च, अब ये तो पैसे के लिए आया ही था नादिर शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य नादिर शाह का धन लूटना ही था। तो ये बोला कि यहाँ तो 20 लाख मिल रहा है, पंजाब में किए हैं, अगर 20 करोड़ मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर नादिर शाह का अधिकार हो गया। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के जारी किए गए। मुगल राज्य समाप्त हो गया और फारसी राज्य आरंभ हो गया। 22 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली में अफवाह फैल गई मात्र 2 दिन बाद कि भैया नादिर शाह की मृत्यु हो गई। अब नगर में विद्रोह हो गया, जो आम पब्लिक थी वो विद्रोह कर दिया और नादिर शाह के जो सैनिक जो राउंड पे घूम रहे थे, ठीक है, मौज मस्ती कर रहे थे दिल्ली की गलियों में, उनमें से 700 सैनिकों को मार दिया गया। नादिर शाह बौखला गया और इसने नरसंहार की आज्ञा दे दी। 30,000 व्यक्ति हताहत हुए। अब जब सैनिकों ने काटना स्टार्ट किया तो 30,000 जो है आम नागरिकों को जो है काट डाला। मोहम्मद शाह रंगीला जैसे तैसे अनुनय विनय किए और कत्लेआम रुका। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका तथा वापस जाते समय अपने साथ तख्त ए ताउस, कोहिनूर हीरा तथा खजाना ले गया। मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्ज़ा से कर दिया, यानी कि खजाना के साथ साथ पुत्री भी देना पड़ा। इसके अतिरिक्त कश्मीर तथा सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेश, इमेजिन कीजिए मैप से ज़रा सोचिए कि कश्मीर तथा सिंधु नदी का जो पश्चिमी प्रदेश भी नादिर शाह को मिल गया, यानी वो जो लाहौर है, काबुल है, ये सब जो है अब नादिर शाह के पास चला गया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुग़ल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया कि भैया मुग़ल साम्राज्य का सम्राट तुम ही रहो। ठीक है, खुतबा पढ़ने तथा सिक्का चलाने का भी अधिकार लौटा दिया कि तुम ही अपना खुतबा पढ़वा लो और अपना जो है सिक्का तुम अपना चलाना स्टार्ट करो। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जो पैसा लूटने के लिए आए थे हम लूट लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। अहमद शाह अब्दाली का अब आक्रमण होता है। नादिर शाह का वध 1747 ईस्वी में हो जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया। ठीक है, शीघ्र ही उसने काबुल को जीत लिया, आधुनिक अफगान राज्य की नींव रखी। नादिर शाह के वैध उत्तराधिकारी के रूप में उसने पश्चिमी पंजाब पर अपना दावा किया, बोला कि ये जो पश्चिमी पंजाब है ना, ये भी मेरा है। ठीक है, पश्चिमी पंजाब आज के डेट में जो पाकिस्तान का पंजाब है ना, वो उसको पश्चिमी पंजाब कहते थे। ठीक है,
तो पश्चिमी पंजाब पर अपना दावा किया। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान के विरुद्ध 7 चढ़ाइयाँ की। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 7, जबकि लूसेंट पढ़िएगा तो वहाँ पे 8 दिया रहेगा, तो और यहाँ पे 7 दिया हुआ है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए, डीपली स्टडी करेंगे तो आप 7 ही देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत के धन को लूटना था, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 7 आक्रमण का उल्लेख किया रहेगा। पहला आक्रमण 1748 ईस्वी में उसका पंजाब पर प्रथम आक्रमण असफल रहा। असफल को भी काउंट किया जाएगा, तो 1748 में पहला आक्रमण हो जाता है। 1749 ईस्वी में 48 में पहला, 49 में दूसरा, और पंजाब के गवर्नर मोइनुल मुल्क को परास्त किया। ठीक है, 1752 में तीसरा आक्रमण होगा और पंजाब पर ये तीसरा आक्रमण करेगा। सम्राट अहमद शाह अब्दाली को सिंध तथा पंजाब का प्रदेश दे दिया। तीसरे में ये काम हुआ। फिर चौथा जो नवंबर 1753 ईस्वी में मोइनुल मुल्क की मृत्यु हो जाने पर वजीर इमादुल मुल्क, जो उस समय अपने आप को देख रहे हैं कि जो है आलमगीर द्वितीय को ही मारा है, अहमद शाह को भी जो है इमादुल मुल्क ने मार डाला है, वही इमादुल मुल्क ने अदीना बेग खां को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। अहमद शाह अब्दाली ने इसे पंजाब के कार्य में हस्तक्षेप बतलाया। उसने बोला कि इमादुल मुल्क को क्या हिम्मत है कि वो जो है मेरे द्वारा बनाए, मैं जिसको जो प्रदेश मुझे मिल चुका है उस प्रदेश में, यानी कि ऑलरेडी पंजाब और सिंध जो है वो मुझे दे दिया गया है, इस प्रदेश में इमादुल मुल्क कौन होता है भाई, सूबेदार नियुक्त करने वाला। इस वजह से इसने हस्तक्षेप बतलाया और नवंबर 1756 ईस्वी में वह भारतीय सीमाओं का उल्लंघन कर उसमें प्रवेश कर गया। जनवरी 1757 ईस्वी में वह दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा तथा आगरा की लूटपाट की। ठीक है, अपनी वापसी से पहले अब्दाली ने भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर तथा रूहेला सरदार नजीबुद्दौला को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट नियुक्त किया। यानी इन सभी के जगह पे अपने अपने लोगों को जो है नियुक्त कर दिया। मार्च 1758 ईस्वी में मराठा सरदार रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा। ठीक है, और उसने नजीबुद्दौला, जो एक तरह से देखेंगे कि इसको जो है सेनापति बनाया गया है, साम्राज्य का मीर बख्शी बनाया गया है, तो नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया और फिर पंजाब को लूटा और अंत में अदीना बेग खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। यानी यही वह अदीना बेग खां हैं जिसको इमादुल मुल्क ने भी जो है गवर्नर नियुक्त किया था, उसी को मराठा सरदार रघुनाथ राव भी जाके नियुक्त करके आ जाएंगे और वही पंजाब में ही। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से बदला लेने के लिए पुनः भारत पर आक्रमण किया। फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ, जिसमें मराठों की पूर्णतः हार हुई। अब्दाली ने 20 मार्च 1761 ईस्वी को दिल्ली छोड़ने से पहले पुनः शाह आलम द्वितीय को सम्राट, नजीबुद्दौला को मीर बख्शी और इमादुल मुल्क को जो है वजीर नियुक्त किया। यानी ऑलरेडी जो पहले से थे उन्हीं को नियुक्त किया, बस बादशाह जो है वो बदल चुके थे, क्योंकि इमादुल मुल्क ने जो है आलमगीर द्वितीय को मार डाला था। तो जो बचे हुए थे उनको जो है पुनः नियुक्त करके लौट गया। अहमद शाह अब्दाली भारत में छठी बार मार्च 1764 ईस्वी में आया। अब्दाली का उद्देश्य सिखों को सजा देना था, जिन्होंने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, परंतु उसे अफगानिस्तान में आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने के कारण वापस लौट जाना पड़ा। यानी आया तो था, ठीक है, सिखों को सजा देने, लेकिन अफगानिस्तान में जहाँ का वह स्वयं राजा था, जहाँ का वह स्वयं बादशाह था, वहाँ पे अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, जिस कारण उसे लौट जाना पड़ा। और अब्दाली का 7वां और अंतिम आक्रमण जो है ये 1767 ईस्वी में हुआ, परंतु यह आक्रमण भी असफल रहा, वह सिखों को कुचल नहीं सका। यानी कि अगर मेन इवेंट्स को देखा जाए तो 7, और वैसे अगर काउंट किया जाए तो 8 हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 1748 में पहला, 49 में दूसरा, 52 में तीसरा, 53 में चौथा, ठीक है, 56 में आया था, उल्लंघन किया था, और जनवरी 57 में वो दिल्ली में प्रवेश किया गया था, तो ये 5वां हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लासी का युद्ध होगा ये आपका 6ठा हो जाएगा, और जो ये 6ठी बार लिखा है एक्चुअल में ये 7वीं बार, लेकिन 6ठी बार में इसने कुछ किया नहीं था। ठीक है, आया था, आपसी विद्रोह हुआ था, तब तक ये चला गया था। तो इसको अगर इंक्लूड कर लें तो ये 7वां हो जाएगा, और फाइनली ये 8वां हो जाएगा, और न इंक्लूड करें तो मेन में आपके 7 हो जाएंगे। तो काउंटिंग की दृष्टि से देखा जाए तो 8 हो जाते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण की बात करते हैं।
तो मुगल साम्राज्य के पतन में कोई भी कारण उत्तरदायी नहीं था। ठीक है, कोई भी एक कारण उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, अब इतने बड़े साम्राज्य के पतन का कोई एक कारण कैसे हो सकता है? तो ये अब यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन मेंस का भी ये है, मेंस में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, और कई बार आया भी है इसका। तो यहाँ पे बहुत ही आप सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे। इस बुक की खासियत यही है कि इस बुक में आगे भी हम लोग जो पढ़ेंगे ना, तो जैसे 1857 के विद्रोह के कारण क्या रहे, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या रहे, तो उसको जो है पॉइंट आउट करके सजा के लिख दिया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख करें, और एक एक टर्म दिया हुआ है कि पहला कारण क्या था, दूसरा कारण क्या था, और एक्सप्लेन करते हुए चलेगा। तो आपको कुछ मेंस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसी में से जो याद रहेंगे जो टर्म्स, उसी में से कुछ पॉइंट आउट करके लिख लेंगे तो बात बन जाएगी। मुगल साम्राज्य के पतन में कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, अपितु कई कारणों ने मिलकर इसके पतन में योगदान किया। इसमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है औरंगजेब का उत्तरदायित्व। ठीक है, यद्यपि मुगल साम्राज्य का अधिकतम विस्तार औरंगजेब के काल में हुआ, परंतु अगर पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था, तो औरंगजेब के काल में हुआ था। परंतु पतन के चिन्ह भी इसी काल में दिखाई पड़ने लगे थे। औरंगजेब की धर्मांधता की नीति के कारण सिखों, जाटों, बुंदेलों, राजपूतों एवं मराठों ने विद्रोह किए। जजिया पुनः लागू करने तथा अन्य सामाजिक अपमानों के कारण सतनामी, बुंदेला और जाटों ने भी विद्रोह किया। औरंगजेब की दक्षिण की मुक्तापूर्ण नीति जो 25 वर्षों तक चली, यानी 25 वर्षों तक ये जो है दक्कन में रहा था। इस कारण राज्य के समस्त साधनों का इतना बोझ पड़ा कि धन, सेना इत्यादि का नाश हुआ। वस्तुतः दक्कन का नासूर मुगल साम्राज्य के लिए उतना ही घातक सिद्ध हुआ जितना नेपोलियन के लिए स्पेन का नासूर। कंपेयर किया गया है कि नेपोलियन ने जो स्पेन में जो आक्रमण किया था और उसका जो इफेक्ट पड़ा, जिसके कारण नेपोलियन का पतन हुआ, वही कारण था मुगल जो है बादशाह औरंगजेब का दक्कन की तरफ आक्रमण। औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी, इनका भी कोई कम योगदान नहीं था। मुगल साम्राज्य एक राजतंत्रात्मक साम्राज्य था। इस कारण शासन व्यवस्था में सम्राट की व्यक्तित्व ही विशेष महत्व रखता है। यानी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप पर्सनली क्या हो, अय्याशी हो, योद्धा हो, ठीक है, कूटनीतिज्ञ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सम्राट का व्यक्तित्व ही विशेष महत्व रखता है। औरंगजेब के उत्तराधिकारी दुर्बल के साथ साथ नैतिक रूप से पतित भी थे। बहादुर शाह की उपाधि शाह बेखबर थी। जरा देखिएगा इन सबों की उपाधि क्या रहेगी। बहादुर शाह की उपाधि शाह बेखबर। जो जहांदार शाह थे इनको लंपट मूर्ख कहा जाता था। फर्रुख सियर जिनको अंधा बना के मार डाला गया, इनको घृणित कायर कहा गया। मोहम्मद शाह जो थे इनको रंगीला कहा गया। ठीक है, मोहम्मद शाह की प्रशासन के प्रति उदासीनता, मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि होने के कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे। इस प्रकार के शक्तिहीन और मूर्ख सम्राट राज्य के हितों की रक्षा नहीं कर सकते थे। तीसरा कारण है मुगल अभिजात वर्ग का पतन। सम्राटों की देखा देखी मुगल अभिजात वर्ग ने भी परिश्रम एवं कठोर सैनिक जीवन छोड़ दिया था। पहले क्या है कि अकबर था, वो किसी राजकुमार को बुलाता कि चलो आज जो है मल्ल युद्ध करते हैं, या फिर आज जो है शिकार करते हैं। तो सामने वाला चाहे कोई भी राजकुमार हो, अगर वो सबल नहीं है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, उसको वो जो है बादशाह की नज़रों में या तो उसकी जो है प्रतिष्ठा का हानि होगा, या फिर वो जो है शिकार करते हुए मारा जाएगा। तो इस वजह से हर कोई जो है परिश्रम करता था, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहता था। तो ये चीज़ें अब नहीं होने लगी थी। अब जो है अभिजात वर्ग परिश्रम और कठोर सैनिक जीवन छोड़ दिया था, क्योंकि सबको पता था कि मुगल बादशाह तो खुद ही जो है अय्याश में लगा हुआ है, तो हम क्यों करें। डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि यदि किसी सरदार की वीर गाथाओं का वर्णन 3 पृष्ठों में होता था, तो उसके पुत्र का प्रायः 1 पृष्ठ में और पौत्र का कुछ पंक्तियों में। ठीक है, यानी कि लास्ट में हमें ये सोचने पे मजबूर हो, लास्ट के बादशाहों के बारे में आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इनके बारे में कुछ अच्छा क्या लिखा जाए। ठीक है, तो वही स्थिति जो थी वो जो है सरदारों के पुत्र और पौत्रों में भी थी। इसी प्रकार अभिजात वर्ग के लोगों में जो जर्जरता आ गई थी, उसके कारण उत्तम शासक वर्ग तथा वीर सैनिक नेताओं का देश में अभाव हो गया। यानी अब युद्ध करने वाले ही खत्म हो रहे थे। यानी कि युद्ध करने के लिए जो सैनिक जीवन जो बिताना पड़ता है, डिसिप्लिन लाइफ जो बिताना पड़ता है, वो अब कोई बिता नहीं रहा था, वो ऐसी जीवन कोई जी नहीं रहा था।
जिस वजह से क्या हो रहा था कि देश में जो है एक तरह से वीर सैनिकों की जो है वो धीरे धीरे उनकी संख्या घट रही थी। दरबार में गुटबंदी अलग थी, आप पहले ही देख चुके हैं कि चार जो है अमीर दल, चार दल ऑलरेडी वैसे तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बात करेंगे कि औरंगजेब के अंतिम दिनों में दरबार में उमरा प्रभावशाली गुटों में बट गए थे। मुगल दरबार में तुरानी, अफगानी, ईरानी एवं हिंदुस्तानी गुट विशेष रूप से सक्रिय थे। प्रत्येक गुट का प्रयत्न यह था कि वो सम्राट के कान भरे और सम्राट को दूसरे दल के विरुद्ध कर दे। विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध भी ये दल एक नहीं होते थे, यानी विदेशी आक्रमण अगर कोई ये करने आता था तो देख रहे थे कि अवध का नवाब जो सादत खां है ये खुद कान भर रहा है क्योंकि इसको मीर बख्शी का पद नहीं मिला है। इस वजह से ये नादिर शाह का कान भरा कि तुम यहाँ पे क्या पंजाब से रिटर्न हो रहे हो 20 लाख रुपये लेके, चलो दिल्ली पे आक्रमण करो, वहाँ पे तुम्हें 20 करोड़ मिलेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि विदेशी आक्रमण के विरुद्ध भी ये दल एक नहीं होते थे और प्रायः आक्रांताओं से मिलकर षड्यंत्र रचते थे। निजामुल मुल्क और बुरहानुल मुल्क, ठीक है, ने निजी स्वार्थों के कारण नादिर शाह से मिलकर दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचे और अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय हितों को न्यौछावर कर दिया। अब देखते हैं उत्तराधिकारी का त्रुटिपूर्ण नियम। उत्तराधिकारी का जो नियम भी था वो भी त्रुटिपूर्ण था। मुगलों में उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं था, अतः उत्तराधिकारी का फैसला हमेशा क्या होता था, तलवारों के बल पर होता था। प्रसिद्ध लेखक ऑस्किन के शब्दों में तलवार ही अधिकार का निर्णायक थी और प्रत्येक पुत्र अपने भाइयों के विरुद्ध अपना भाग्य आजमाने को उद्यत रहता था। इसका फायदा उत्तरकालीन मुगलों के कमजोर शासनकाल में उमरा वर्ग ने उठाया। ये जो अमीर वर्ग जो थे इन लोगों ने उठाया। वे अपने निजी स्वार्थों के लिए सम्राटों को सिंहासन पर बैठाते, जैसा कि जहांदार शाह को जुल्फिकार खान ने बैठाया। शैयद बंधुओं ने जो है आपका फर्रुख सियर, रफीदुद्दर्जात, रफीदुद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला को बैठाया। तो ये अपने स्वार्थ के लिए जो है, अपने स्वार्थों के लिए, निजी स्वार्थों के लिए सम्राटों को सिंहासन पर बैठाते और उतारते थे। इस प्रकार उत्तराधिकारी के त्रुटिपूर्ण नियम ने देश की राजनीति को विशाल शिथिल बना दिया और देश आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपंग हो गया। फिर देखेंगे हम छठा कारण कि मराठों का उत्थान। ये देखिए, आप एक देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आप क्वेश्चन का जब आंसर लिखने जाएंगे तो आपके पेन नहीं रुकेंगे, ठीक है, कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या करें तो आपके पास स्पष्ट कारण रहेंगे। औरंगजेब का उत्तरदायित्व की उसने अपने जो है उत्तरदायित्व का कैसे पालन किया है, वो भी कुछ अच्छा नहीं किया था। उसका उत्तराधिकारी जो रहे वो उनकी भी जो है क्या स्थिति थी, मुगल अभिजात वर्ग का पतन, दरबार में गुटबंदी, उत्तराधिकारी का त्रुटिपूर्ण नियम। इसके बारे में 5-5 लाइन 6-6 लाइन लिखेंगे तब तक आपका जो है 500 वर्ड्स हो जाएंगे। अब तो उतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, 500 वर्ड्स हो जाएंगे और फिर आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। छठा कारण था मराठों का उत्थान। मुगल साम्राज्य के पतन में जब भी किसी एक साम्राज्य का पतन होगा, जब भी किसी का भी पतन होगा तो साथ ही साथ एट द सेम टाइम किसी का उत्थान हो रहा होता है, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के पतन में सबसे महत्वपूर्ण बाहरी कारण जो इस साम्राज्य को ले डूबा हुआ था, पेशवाओं के अधीन मराठों का उत्थान। यानी पेशवा सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। पेशवा के अधीन मराठा किसके अधीन जो है दोबारा उठ के आए, तो ये था आपका पेशवाओं के अधीन उठ के आए दोबारा शिवाजी के बाद। पेशवाओं ने हिंदू पदपातशाही का आदर्श अपने सामने रखा और मुस्लिम राज्य के क्षय द्वारा ही, ठीक है, मुस्लिम राज्य के क्षय द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। यानी कि अगर एक का क्षय नहीं होगा तो दूसरे का उत्थान नहीं होगा, ठीक है। एक समय भारत की राजनीति में मराठे ही सबसे शक्तिशाली थे। यद्यपि मराठे भारत में एक अस्थायी सरकार बनाने में असफल रहे तो भी उन्होंने मुगल साम्राज्य के विघटन में बहुत योगदान दिया। अब देखते हैं सातवां कारण, सैनिक दुर्बलता। मुगल सैन्य व्यवस्था में भी जन्मजात त्रुटियां थी। सैनिक अपने मनसबदारों के प्रति निष्ठा रखते थे, ये राजा के प्रति या सम्राट के प्रति निष्ठा नहीं रखते थे। अगर बाई द वे किसी मनसबदार को दे दिया गया कि तुम्हें जो है 5000 का मनसब दिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये मनसबदारों को कहा जाता था कि तुम जो है 100, 150, 20, 25 जो भी है इतने सैनिक रखोगे, जब युद्ध होगा तो उन सैनिकों को लेके तुम आओगे, युद्ध में भाग लोगे। और वो जो 20, 25, 100, 150, 5000 जो भी सैनिक होते थे वो उस पार्टिकुलर उस मनसबदार के जो है प्रति वफादार होते थे, राज्य या फिर जो है सम्राट के प्रति वो जो है वफादार नहीं होते थे। तो वही दिया गया है कि सैनिक अपने, क्योंकि वेतन कौन देता था, तो मनसबदार ही देते थे, ठीक है, इसलिए सैनिक अपने मनसबदारों के प्रति निष्ठा रखते थे, सम्राट के प्रति नहीं। प्रसिद्ध लेखक विलियम अर्विन के अनुसार सैनिकों में व्यक्तिगत वीरता के अभाव को छोड़कर शेष सभी अवगुण जैसे अनुशासनहीनता, विलासितापूर्ण जीवन, निष्क्रियता आदि इनमें विद्यमान थी।
आर्थिक दिवाला भी निकल चुका था बाद के दिनों में। आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों की बिगड़ती हुई स्थिति ने मुगल साम्राज्य को खोखला कर दिया। औरंगजेब के दक्षिण के दीर्घकालिक युद्धों ने न केवल कोष को रिक्त कर दिया अपितु देश के व्यापार उद्योग को भी नाश कर दिया। जो शेष बचा उसे मराठों ने खा डाला। ठीक है, कृषकों ने तंग आकर कृषि छोड़ दिया और लूटमार प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप कृषि और व्यापार दोनों ही चौपट हो गए और ना जो रही सही कसर थी वो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने पूरा कर दिया। इन विदेशी आक्रमणों ने मरणासन मुगल साम्राज्य को अत्यधिक आघात पहुंचाया। एक तरफ तो ऑलरेडी मर रहा था मुगल साम्राज्य, ठीक है, मरने की आसन पे लेटा हुआ था और उसमें ये इन लोगों ने आके 2-4 चक्कू और मार दिए। कोष रिक्त हो गया और सैनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई। जो लोग मुगल नाम से भय खाते थे वे अब सिर उठाने लगे और मुगल सत्ता की खुलकर अवहेलना करने लगे। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों के विरुद्ध नहीं अपितु मराठों के विरुद्ध लड़ा, जो उस समय समस्त उत्तर भारत पर प्रभुसत्ता रखते थे। क्योंकि उस समय तक जब आप पानीपत के युद्ध देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 1765 से लेकर 72 तक तो अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में बैठे हुए थे आपके शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और 72 से लेकर 1803 तक जो है वो मराठों ने जो है संरक्षण दे रखा था। ये तो स्थिति थी हमारे मुगल बादशाहों की। तो ऐसे में हम देखेंगे कि अपितु मराठों के विरुद्ध था जो उस समय उत्तर भारत में प्रभुसत्ता रखते थे। इस समय 1765 से 72 तक दिल्ली पर नजीबुद्दौला का शासन चलता रहा। ठीक है, नजीबुद्दौला ही जो है सर्वेसर्वा बना हुआ था उस समय। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में कुछ विद्वानों के विचार निम्नवत है। तो ये 9 पॉइंट जो दिया है, 9 पॉइंट अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो आप जो है मुगल साम्राज्य के पतन तथा विघटन पे आराम से इन सब पॉइंट को 500 वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो देखिए पहला मेंस का क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, यहाँ से हो जाता है। अब देखते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में विद्वान के जो निम्नवत जो हैं वो देखते हैं। जदुनाथ सरकार क्या कहते हैं ये देखते हैं। श्री जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखा है कि मुगल साम्राज्य इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि भारतीय समाज मूल रूप से ही सड़ा हुआ था, और यह सब इनकी सैनिक राजनीतिक दुर्बलता से स्पष्ट होता है कि इनकी सैनिक दुर्बलता क्या थी और राजनीतिक दुर्बलता से यह स्पष्ट हो चुकी थी। ठीक है, विलियम ऑर्विन कहते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स। इनमें लिखा है कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण सैनिक अदक्षता है। और इन्होंने ही विलियम ऑर्विन ने ही कहा था कि व्यक्तिगत रूप से, यानी सैनिक दुर्बलता में इन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को मेंशन किया है कि व्यक्तिगत जो है वीरता को लेकर, सैनिकों में व्यक्तिगत वीरता को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे अवगुण इनमें थे। अनुशासनहीनता था, ठीक है, विलासितापूर्ण जीवन था, ये सब कुछ इसमें विद्यमान था। तो ये देखा जाए तो विलियम ऑर्विन ने सैनिकों को लेके जो है कटाक्ष मारा है। जदुनाथ सरकार ने सैनिक के साथ साथ राजनीति को भी जो है लेके जो है कमेंट किया है। सतीश चंद्र क्या कहते हैं ये देखते हैं। सतीश चंद्र अर्थव्यवस्था को मानते हैं। ठीक है, सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट में लिखा है कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण उनकी अर्थव्यवस्था का चौपट होना था। मनसब और जागीरदारी व्यवस्था के दोष औरंगजेब के समय से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। जमादामी और जमा हासिल के बीच अंतर क्रमशः बढ़ता ही गया, यानी कि जहाँ जो है, यानी कि जो पैसे आ रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, देना है। आज की डेट में भी हम देखते हैं कि राजस्व घाटा कैसे आता है, तो जितना पैसा आता नहीं है सरकार के पास उससे ज़्यादा इसका बजट आ जाता है कि इतना खर्च हमें अगले साल करना है। ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं कि उसमें राजस्व घाटा हमारा इतना प्रतिशत हमें देखने को मिल जाता है। वही चीज़ यहाँ पे भी देख रहा है कि जितना आ नहीं रहा था उससे ज़्यादा जो है जा रहा था, और ये जो है अंतर बढ़ता ही गया, और मुगल साम्राज्य के पतन का यही जो है मुख्य कारण था, ये सतीश चंद्र कहते हैं। इरफान हबीब कहते हैं, इनकी पुस्तक है द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया में कृषि संकट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने इरफान हबीब ने कृषि संकट को लेके कमेंट किया है। किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया। जाहिर सी बात है, जब मनसबदारी आया, जागीरदारी व्यवस्था आया, ठीक है, तो इन सबों ने क्या किया कि किसानों को अत्यधिक शोषण किया। फलस्वरूप कृषि व्यवस्था चौपट हो गई और अंततः साम्राज्य के पतन का कारण बनी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिर देखेंगे, इस प्रकार मुगल साम्राज्य अपनी आंतरिक दुर्बलताओं तथा बाह्य कारणों के कारण धीरे धीरे समाप्त हो गया, परंतु इसके पतन का प्रमुख कारण योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव माना जाता है। क्योंकि ये जो भी दुर्बलताएं हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक हो, सैनिक हो, इन दुर्बलता को ठीक किया जा सकता था अगर कोई योग्य उत्तराधिकारी आता तो। ठीक है, लेकिन
योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव की वजह से जो है इस मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। देखिए अब यहाँ पे मुगल साम्राज्य का हमने देख लिया एक तरह से विघटन। अंग्रेजों का जो ये एक तरह से उस समय तत्कालीन जब अंग्रेज आए थे तो उस समय मुगलों के साथ इनकी क्या जो है बातचीत हुई थी वो हमने इसमें स्पष्ट रूप से देखा। अब अगले चैप्टर को हम करेंगे, ठीक है।